नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 की चौसर में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। 24 की चौसर आज ग्राउंड जीरो से मथुरा से, और मथुरा से क्यों ये आपको बता देते हैं। दरअसल 24 का चुनावी चक्रव्यूह अब दूसरे राउंड में पहुंच चुका है और मथुरा में भी दूसरे राउंड में चुनाव है। पहले फेज में जब हर मुद्दा पूरी तरीके से बेअसर रहा, तब अब तुष्टीकरण की सियासत हर राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है, वही लाइन पकड़ ली गई है। और इसी कड़ी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अपने पूर्व सांसद पर निशाना साधते हुए मुस्लिम कार्ड खेल दिया। एक तरफ तो उन्होंने अपने पूर्व सांसद दानिश अली पर निशाना साधा, तो दूसरी तरफ मुस्लिमों को साफ साफ संदेश भी दे दिया कि देखिए भाई साहब, भले बीएसपी के साथ धोखा हुआ है, लेकिन बीएसपी ने आज तक मुस्लिमों के साथ कोई धोखा नहीं किया। इसी पर रिपोर्ट देखिए। बताओ। चौबीस की चौरस में चल रहे दाव पेच एक बार फिर तुष्टीकरण के सहारे हित साधते नजर आ रहे हैं। जब 2024 के चुनाव में कोई मुद्दा नहीं टिक पा रहा, तब क्या मुस्लिम तुष्टीकरण ही एकमात्र रास्ता बचता है? क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक दिन पहले अमरोहा में जो बयान दिया, उसका सीधा संदेश मुस्लिम कार्ड से जोड़कर देखा जा रहा है। तो हमने उनको टिकट तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ के खासकर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो उनके साथ हमने विश्वासघात नहीं किया। हमने एक मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति ने तो विश्वासघात किया, लेकिन उसकी सजा हमने यहाँ के अमरोहा क्षेत्र के पूरे मुस्लिम समाज को नहीं दी है, बल्कि इस बार हमने उसके स्थान पर मुस्लिम समाज से चौधरी मुजाहिद हुसैन को ही हमने टिकट दिया है। दरअसल मायावती अमरोहा में जनसभा को संबोधित कर रही थी। यहाँ के मौजूदा सांसद दानिश अली 2019 में बीएसपी से ही चुनाव जीते, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके लिए बीएसपी सुप्रीमो ने दानिश अली पर निशाना साधा, लेकिन संदेश मुस्लिम समाज को था कि आपके सांसद ने धोखा दिया। वैसे आप लोगों को अमरोहा सीट के बारे में ये मालूम है कि पिछली बार जब लोकसभा का आम चुनाव हुआ था, तो ये सीट बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी, लेकिन जिनको हमने या आप लोगों ने जिताकर भेजा, तो उस व्यक्ति ने सांसद बनने के बाद, एमपी बनने के बाद, ना तो पार्टी के मान सम्मान का ध्यान रखा और ना ही इस क्षेत्र की जनता के मान सम्मान का ध्यान रखा, और ना ही इस क्षेत्र के विकास व उत्थान के लिए उन्होंने कोई कदम उठाया। बीएसपी मुखिया ने आरोप लगाया है कि कुंवर दानिश अली ने यहाँ की जनता के साथ और पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। बीएसपी ने अब तक 13 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। वहीं दूसरी तरफ मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी खुलकर मुस्लिम कार्ड खेलते देखे जा चुके हैं। चंद दिन पहले ही आकाश आनंद ने अपनी जनसभा से बाबरी मस्जिद को लेकर जो बयान दिया था, उसकी खूब चर्चा हुई। सरकार ने राम मंदिर बनाया। साथियों, राम मंदिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है हमारी बहन बेटियों को ना सुरक्षा देने। राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छी बात है। जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो हम तब आपके साथ खड़े होंगे और बोलेंगे आपने हर धर्म और हर समाज को पूरा नेतृत्व देने का काम किया। करीब 20% आबादी वाला मुस्लिम समाज 2024 के चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करने वाला है। सियासत को समझने वाले ये बखूबी जानते हैं कि तुष्टीकरण का कार्ड जब जब चला है, नतीजे एक तरफा ही सामने आए हैं। सवाल ये है कि बीएसपी मुस्लिम कार्ड के जरिए किस फायदे को हासिल करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे मायावती के दावों में दम भी नजर आता है। क्यों, ये भी हम आपको समझा देते हैं। अब तक बीएसपी के जितने भी कैंडिडेट घोषित किए गए हैं, उनमें 13 मुस्लिम चेहरे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि मायावती के दावों में दम है। सहारनपुर सीट की बात की जाए तो यहां से बीएसपी ने माजिद अली को चुनावी मैदान में उतारा। इसी तरीके से मुरादाबाद से इरफान सैफी को चुनावी मैदान में उतारा। रामपुर से जिशान खान को चुनावी मैदान में उतारा।
संभल से शौकत अली चुनावी मैदान में उतरे। अमरोहा की बात की जाए तो वहां पर मुजाहिद हुसैन चुनावी मैदान में उतरे। एटा सीट पर भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा गया, इरफान एडवोकेट यहां से चुनावी मैदान में उतरे। बदायूं में भी बीएसपी की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट उतारा गया, मुस्लिम खान को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। आंवला में भी आबिद अली को प्रत्याशी बनाया, पीलीभीत से अनीस अहमद खान को प्रत्याशी बनाया, लखनऊ से सरवर मलिक को बनाया, कन्नौज से इमरान बिन जफर को बनाया। डुमरियागंज की बात करें तो यहां से ख्वाजा शमसुद्दीन को चुनावी मैदान में उतारा गया। गोरखपुर से भी बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारा, जावेद सिमनानी को यहां से चुनावी मैदान में उतारा गया। लेकिन बीएसपी का हर कैंडिडेट इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा अलर्ट भी है। खासकर समाजवादी पार्टी को इन कैंडिडेट से तगड़ा नुकसान होने की उम्मीद है। इसलिए कहा जा रहा है बीएसपी की तरफ से बार बार कि भले ही हमारे साथ धोखा हुआ है, हमने मुस्लिमों के साथ धोखा नहीं किया है। अब जरा ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर यूपी में कोई भी चुनाव हो, उसमें मुस्लिम इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं। इसका जवाब है वोट बैंक। कैसे, वो हम आपको समझाते हैं। यूपी में करीब 4 करोड़ मतदाता हैं, मुस्लिम मतदाता हैं, जो प्रदेश की कुल आबादी का करीब 20% होते हैं। राज्य की 65 विधानसभा सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, इसलिए इतने इंपॉर्टेंट हैं मुस्लिम। इसके अलावा रामपुर में 49% मुस्लिम वोटर हैं, सहारनपुर में 42% मुस्लिम आबादी है। पहले चरण में भले इन सीटों पर मतदान हो चुका हो, लेकिन अभी तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर मतदान होना बाकी है और वहां पर मुस्लिम वोट बैंक ठीक ठाक है। वैसे अगर हम आंकड़ों पर नजर डाल लें तो भले ही मुस्लिम वोटर्स का झुकाव किसी भी दल की तरफ रहा हो, लेकिन एक तरफा कभी भी नहीं रहा किसी भी चुनाव में। खासतौर से 2019 के चुनाव को ले लें तो वहां इसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था। तब 73% मुस्लिम वोट जो है वो बीएसपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिले थे। इसी तरीके से कांग्रेस को 14% मिले थे और बीजेपी को भी 11% मुस्लिम वोट बैंक 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले थे। एसपी बीएसपी गठबंधन को बंपर मुस्लिम वोट मिलने का नतीजा ये हुआ था कि गठबंधन ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मतलब 73% मुस्लिम वोटर जब एसपी बीएसपी की तरफ गए तो उनको 15 सीटों पर जीत मिली थी। अब जरा 2014 के चुनाव में मुस्लिम वोटर्स का झुकाव देख लेते हैं। 2019 के बाद समाजवादी पार्टी को तब 58% मुस्लिम वोट मिला था और बीएसपी को 18% मुस्लिम मतदाताओं ने वोट किया था। कांग्रेस के कोटे में तब 11% मुस्लिम वोटर्स ने वोट किया था और बीजेपी को उस साल 2014 में 10% मुसलमानों ने वोट किया था। 2024 में मुस्लिम कार्ड बीएसपी की तरफ से जो खेला गया है, उसका मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स का झुकाव बीएसपी की तरफ हो पाए और दलित मुस्लिम फैक्टर से नतीजों में कोई चमत्कार बीएसपी के लिए निकल कर आ पाए। इसी के तहत मुस्लिम कार्ड खेला गया है बीएसपी की तरफ से। और 24 की चौसर में बात करते हैं अगली खबर की, जो अखिलेश यादव के परिवार से जुड़ी हुई है। और समाजवादी पार्टी ने कन्नौज सीट पर सस्पेंस समाप्त कर दिया है। पहले ये चर्चा थी कि अखिलेश यादव चुनावी मैदान में वहां से उतरेंगे, लेकिन फिलहाल उस चर्चा पर पूरी तरीके से विराम लग गया है। समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते यहां से खोल दिए हैं। इसी के साथ ये भी साफ हो गया है कि परिवार का एक और चेहरा 24 के चुनाव में चुनावी मैदान में उतर रहा है। वो चेहरा है तेज प्रताप यादव का। तेज प्रताप यादव कौन है, परिचय आपका करवा देते हैं। समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को कन्नौज से अपना उम्मीदवार बनाया है। तेज प्रताप यादव मुलायम के सबसे बड़े भाई के पोते और अखिलेश यादव के भतीजे हैं। तेज प्रताप यादव मैनपुरी से सांसद भी रह चुके हैं और अब उनको कन्नौज से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तेज प्रताप यादव के कन्नौज से कैंडिडेट बनने के साथ ही अखिलेश यादव पर लग रहे परिवारवाद के आरोप पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। लगातार ये सवाल किया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रही है। अब जबकि तेज प्रताप के नाम का ऐलान कन्नौज सीट पर कर दिया गया तो उस आरोप को और बल मिल रहा है। दरअसल मैनपुरी सीट की बात करें तो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव यहां से चुनावी मैदान में है। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में है। बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव चुनावी मैदान में है। फिरोजाबाद सीट से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनावी मैदान में है। कन्नौज सीट से तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है और इसके साथ ही यादव परिवार से 5 कैंडिडेट 24 के चक्रव्यूह में चुनावी मैदान में उतर आए हैं। लेकिन अभी रुकिए, अभी लिस्ट बहुत लंबी है। उस लिस्ट के बारे में भी आपको सिलसिलेवार तरीके से समझा देते हैं। अभी तक जिन चेहरों की बात हम कर रहे थे वो तो सिर्फ लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब जरा उन चेहरों की बात कर लेते हैं जो पहले से पॉलिटिक्स में जमे जमाए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम खुद अखिलेश यादव का आता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, विधायक हैं। इसी तरह चाचा रामगोपाल यादव राज्यसभा के सांसद हैं, तो दूसरे चाचा शिवपाल यादव विधायक हैं। यानी फुल फैमिली जो है वो पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से सेटल है। इस वजह से परिवारवाद का आरोप पूरे यादव परिवार पर और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर लग रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है, अमेठी से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी के बिना अमेठी अभी तक सूनी है। लगातार ये चर्चा चल रही थी कि क्या राहुल गांधी चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे, एक बार फिर से अमेठी लौट कर आएंगे। उस पर बड़ी जानकारी सामने आई, वो आपको बता देते हैं। अमेठी में एक बार फिर से पोस्टर लगाए गए हैं। एक बार फिर से राहुल बिन अमेठी सूनी के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं। ऐसे पोस्टर वहां पर चस्पा किए जा रहे हैं, जिससे एक सवाल पैदा हो गया है कि क्या राहुल गांधी अमेठी लौट रहे हैं क्या।
क्या एक बार फिर से अमेठी में स्मृति वर्सेस राहुल का मुकाबला देखने को मिलेगा? क्या 26 को जब वायनाड में चुनाव हो जाएगा, क्या उसके बाद राहुल गांधी अमेठी का रुख करेंगे? इस बात को लेकर चर्चा एक बार फिर से गर्म हो गई है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जैसी अटकलें थी, संभावनाएं भी वैसी ही नजर आने लगी हैं। पोस्ट वॉर शुरू हो गया है, राहुल गांधी का इंतजार शुरू हो गया है। तो क्या अमेठी लौटेंगे राहुल गांधी? क्या वायनाड में वोटिंग के बाद अमेठी में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे राहुल गांधी? कम से कम अमेठी में लगे पोस्टर्स को देखकर तो यही कहा जा रहा है। अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर जगह जगह से चुनाव लड़ने की मांग की जा रही है। लगातार अमेठी में कांग्रेसियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी आएंगे। एक पोस्टर लगा हुआ है केंद्रीय कार्यालय में जिसमें साफ लिखा हुआ है राहुल बिन अमेठी सून। ये अवनीश मिश्र हैं और ये ब्लॉक अध्यक्ष हैं गौरीगंज कांग्रेस कमेटी के, और इनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है। लगातार अमेठी से मांग की जा रही है कि अमेठी से इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कभी अमेठी की सियासत पर एक छत्र राज करने वाले गांधी परिवार की नींव को स्मृति ईरानी ने अकेले उखाड़ कर रख दिया। हालात ये बने कि राहुल गांधी को अमेठी छोड़ वायनाड जाना पड़ा। लेकिन अब गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय में लगे पोस्टर राहुल गांधी के अमेठी वापसी के इशारे कर रहे हैं। अरे उनका घर है, चुनाव लड़ना चाहिए, और हम लोग जो है पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे अमेठी से। कोई अपना घर नहीं छोड़ता है, कोई देश चला जाता है, प्रदेश चला जाता है, लौट के आता है, अपने घर एक न एक दिन आएंगे वो और यहाँ चुनाव लड़ेंगे। किस तरह की तैयारी की जा रही है कांग्रेस? तैयारी हमारी बूथ स्तर तक है, पूर्वा प्रभारी तक पूरा कंप्लीट है। केवल इंतजार है कि हमारा नेता आए, और हम लोग डटे भी हैं और डटे रहेंगे भी, और चुनाव 4 लाख से पार करेंगे। वो 400 का नारा दिए हैं मोदी, तो अमेठी से 4 लाख पार का नारा हमारा है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग के बाद राहुल गांधी अमेठी आएंगे। अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ता भी राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले प्रियंका गांधी को लेकर भी अटकलें लगाई गई, लेकिन राहुल गांधी अगर अमेठी लौटते हैं तो बीजेपी के उन दावों को दम मिलेगा जिसे स्मृति ईरानी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक दोहरा चुके हैं। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में भी प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल के लिए किसी और सीट के ऐलान का जिक्र किया था। कांग्रेस के युवराज उत्तर से भाग करके दक्षिण में आश्रय लिया, उन्होंने वायनाड में निकल गए। इस बार उनकी हालत यह है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही 26 तारीख को वायनाड का पोलिंग हो जाएगा, वे किसी और सीट की घोषणा उनके लिए होगी। वो दूसरी सीट की तलाश में है। ये पक्का लिख के रखिए मेरे शब्द। और मैंने एक बार घोषणा की थी पार्लियामेंट में कि उनके बड़े बड़े नेता अब लोकसभा लड़ने वाले नहीं है, वो राज्यसभा में जाएंगे। और मेरे कहने के 1 महीने के बाद उनके सबसे बड़े नेता को राज्यसभा से आना पड़ा, लोकसभा छोड़ देनी पड़ी। तो ये पराजय पहले से स्वीकार कर लिया है जी। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी राहुल गांधी को लेकर लगातार हमलावर नजर आ रही हैं। स्मृति ईरानी का कहना है कि राहुल गांधी अमेठी से रिश्ता तोड़कर वायनाड चले गए। स्मृति ने राहुल गांधी को लापता सांसद बताया। 26 तारीख को वायनाड का वोट हो जाएगा, उसके बाद गांधी का काफिला अमेठी आएगा। लेकिन राहुल गांधी ने जो तथाकथित रिश्ता अमेठी से जोड़ा था 15 साल लापता रहकर, वो रिश्ता तोड़ दिया जब वो वायनाड चले गए। 15 साल लापता सांसद को सबने ढोया, 15 साल सम्मान किया रिश्तों का। जब वो रिश्ता तोड़ गए, अब आएंगे 26 बाद नया रिश्ता बनाने का प्रयास करेंगे, पुराने रिश्तों की दुहाई देंगे। कुल मिलाकर अगर राहुल गांधी वायनाड के बाद अमेठी लौटते हैं तो मुकाबला दिलचस्प होना तय है। हालांकि स्मृति ईरानी ने अमेठी की जड़ों से जुड़कर आम लोगों के बीच जो मजबूत पैठ बनाई, उसके आगे कांग्रेस कहां टिक पाती है, ये देखना और भी दिलचस्प होगा। अमेठी से न्यूज 18 के लिए पप्पू पांडे। और 24 की चौसर में बात लव जिहाद के एक मामले की, वो कर्नाटक से मामला सामने आया है और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कोई दल वोट बैंक की राजनीति के लिए किस हद तक जा सकता है। जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार हो,
अगर उसी पार्टी का नेता अपनी बेटी के इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा हो, ठोकरे खा रहा हो, तो सवाल खड़ा हो रहा है कि वो पार्टी राजनीति में किस हद तक जा चुकी है और वोट बैंक के चक्कर में, चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक पाने के चक्कर में वो मौन साधे हुई बैठी हुई है। मामला कर्नाटक का है। कांग्रेस नेता की बेटी की हत्या का मामला यहां पर तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस पूरे मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य सरकार को टारगेट पर ले लिया है। जेपी नड्डा ने इस मामले में राज्य सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। सिद्धरमैया सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप भी लगा दिया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि आप ही की सरकार है, आप ही की पार्टी के नेता हैं, उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आप वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं। कर्नाटक में सुलगी नेहा हत्याकांड की चिंगारी। नेहा हत्याकांड के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। जेपी नड्डा के निशाने पर सिद्धरमैया सरकार। कर्नाटक सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। कर्नाटक में नेहा हत्याकांड के सनसनीखेज मामले की आग अब जंगल में लगी आग की तरह फैलती जा रही है। पूरे कर्नाटक में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुबल्ली पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने राज्य सरकार के रवैया पर जमकर प्रहार किया। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग का मुद्दा भी उठाया। जो वक्तव्य मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी का सुनने को मिला और जो वक्तव्य मुझे गृह मंत्री जी परमेश्वरम जी का मिला, वह अत्यंत ही आपत्तिजनक है। वर्तमान सरकार जिस तरीके से अपीजमेंट पर, तुष्टीकरण पर चली है, उसको कर्नाटक की जनता माफ नहीं करेगी। इसका इन्वेस्टिगेशन यदि स्टेट पुलिस असमर्थ है तो मैं सरकार को कहूंगा, प्रदेश को, कि वो सीबीआई को हैंडल करे। आज अपने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी, प्रहलाद जोशी जी को सांत्वन बोलने के लिए अपने घर पे आए थे। ये घटना सुन के उनको बहुत बुरा लगा। उनको दुख हो के अपने को सांत्वन बोलने के लिए अपने घर पे अपना मेरा मिसेस को और अपना मेरा बेटे को और मेरे को हिम्मत देके गए हुए हैं। प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, आज मेरे को लगता है बहुत ढीले से काम कर रही है। किसी को, वो तो कॉलेज लड़के लोगों ने उसको पकड़ के वापस पुलिस वाले ने। और चलिए आपको कर्नाटक कांड की पूरी कहानी भी समझा देते हैं। सियासत क्यों हो रही है इस मसले पर, यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है और वहां की सरकार पर यह आरोप क्यों लग रहे हैं, ये भी आपको समझा देते हैं। दरअसल जिस नेहा की हत्या हुई है वो कांग्रेस नेता की बेटी थी। कांग्रेस नेता ने अपनी सरकार पर आरोप लगाए हैं। सरकार पर यह आरोप है कि आरोपी पर कार्रवाई नहीं की जा रही है सरकार की तरफ से। सरकार पर आरोप के तहत ये बात भी कही जा रही है कि चूंकि मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है, इस वजह से भी सरकार बच रही है। राज्य सरकार ने लव जिहाद के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। इसी बीच पीड़ित कांग्रेस नेता से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात की, जिसके बाद पूरे प्रदेश में अब आंदोलन तेज हो गया है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि 18 अप्रैल को फयाज ने नेहा की हत्या कर दी थी। उसके बाद से मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कारण क्या था वो भी आप समझ लीजिए। प्रपोजल रिजेक्ट करने पर आरोपी ने बेरहमी से छात्रा का कत्ल कर दिया था। अब जरा उस आरोपी को भी जान लीजिए जिसने इस वारदात को आरोप दिया है और अंजाम दिया है और जो इस लव जिहाद का पूरा सूत्रधार है। आरोपी के नाम फयाज है। इसके अलावा आरोपी फयाज एमसीए का ड्रॉप आउट है। नेहा के साथ उसी के कॉलेज में पढ़ाई किया करता था। एमसीए में नेहा और फयाज एक ही क्लास में पढ़ाई किया करते थे। कर्नाटक के बेलगावी का रहने वाला है। फिलहाल ये पूरा मामला पूरी तरीके से चुनावी हो चुका है। बीजेपी लव जिहाद से जोड़कर उग्र प्रदर्शन कर रही है और सरकार कह रही है कि मामला लव जिहाद का है ही नहीं। इसीलिए आरोप लग रहा है कि सरकार अपने ही नेता को अगर इंसाफ नहीं दे पा रही है तो राज्य के आम आदमी को इंसाफ कैसे दे पाएगी, आम आदमी इंसाफ की उम्मीद कैसे करे। यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।